देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। एक तरफ आप एकेडमिक कोर्सेस भी पढ़ रहे हैं और ग्रामर को भी एक तरफ से पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बीच बीच में कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस भी ग्रामर के शुरू कर देने चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा बहुत इसके लिए भी अभ्यास करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जिसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ आप भी अपना दिमाग लगाएं और मेरे आंसर बताने से पहले आप उसका गेस कर लें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही ब्लैंक स्पेस है आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन स्टडी, और इसके लिए 4 ऑप्शन ये हैं: इज, वाज, हैज बीन। अब यहाँ पर अगर हमें लगता है कि ये वाला सही आंसर है तो सही के साथ साथ दूसरे भी आंसर देख लें, उसके पॉजिटिव निगेटिव थिंकिंग समझ लें। जैसे इज तो किसी हालत में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्टडी, वाज आ सकता है स्टडी लिखा है इसलिए, लेकिन शेष 2 ऑप्शन भी हम ध्यान दें, जैसे हैज और हैज बीन, ये भी प्रेजेंट टेंस के हैं इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो सही आंसर होगा बी वाला यानी वाज भरा जाएगा। नेक्स्ट है ए वेल एक्सपीरियंस्ड मैन इज कॉल्ड, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में है। तो एक बहुत ही ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वाइज मैन, इंटेलिजेंट, ओल्ड मैन, वेटरन। तो यहाँ सही आंसर है वेटरन, अनुभवी व्यक्ति को वेटरन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आई प्रिफर दिस बुक, खालिस्तान है दैट। तो प्रिफर के साथ में प्रीपोजिशन आती है, आप समझ गए होंगे, और ऑप्शन ये है देन, विद, टू, फॉर। कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? टू, सही है। अगला क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और इसके 4 ऑप्शन ये हैं। पहला है द नर्स इंक्वायर्ड मी हाउ आई वाज, बी द नर्स आस्क्ड मी हाउ आई वाज, द नर्स टोल्ड मी हाउ आई वाज, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अगर हमें लगता है तीनों ऑप्शन गलत हैं तो हमारा सही आंसर होगा डी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इंक्वायर्ड के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ लगती है जो नहीं लगी है, इसलिए गलत है। बी वाला सही है क्योंकि सी में टोल्ड लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हार्ड वर्क इज द की, ब्लैंक स्पेस है सक्सेस, और ऑप्शन ये है टू, फॉर, ऑफ, बाई। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए वाला टू। की यानी कुंजी के साथ में ऑफ भी प्रीपोजिशन आती है और टू भी आती है। ऑफ का प्रयोग तब किया जाएगा जब इसके साथ में लॉक शब्द दिया जाए, जैसे ये चाबी इस ताले की है तो ऑफ का भी प्रयोग किया जाएगा। लेकिन की के साथ में जब सक्सेस आएगा, कामयाबी के बारे में लिखा जाएगा, तो फिर प्रीपोजिशन लगेगी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, ही रिजेंबल्स ब्लैंक स्पेस है हिज ब्रदर, और इसके ऑप्शन ये रहे टू, विद, बाई या नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ इनमें से कौन सा सही होगा? रिजेंबल के साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सही आंसर यहाँ पर है डी। रिजेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखना, लुक लाइक। अगला है ही एक्टेड अकॉर्डिंग ब्लैंक स्पेस माई इंस्ट्रक्शंस, ये बेहद आसान है। ऑप्शन ये रहे विद, इन, टू, अबाउट। अकॉर्डिंग के साथ में हमेशा आता है टू प्रीपोजिशन। ही वाज चार्ज्ड ब्लैंक स्पेस थेफ्ट, और इसके ऑप्शन है टू, विद, ऑफ, बाई। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विद, क्योंकि चार्ज के साथ में विद का प्रयोग किया जाता है। अगला है ही विल अवॉइड ब्लैंक स्पेस लॉ। तो अवॉइड माने होता है मानना, ओबे करना, मानना। तो इसके ऑप्शन ये रहे बाई, टू, फ्रॉम, इन। अवॉइड के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन आती है बाई। अगला है ही हैज नॉट एट रिकवर्ड ब्लैंक स्पेस हिज इलनेस, और ऑप्शन है फ्रॉम, बाई, विद, टू। रिकवर्ड का मतलब ठीक हुआ बीमारी से, तो बीमारी से जब ठीक हुआ तो प्रीपोजिशन लग जाएगी फ्रॉम। अगला है ही बोस्टेड ब्लैंक स्पेस हिज अकम्पलिशमेंट्स, अकम्पलिशमेंट्स माने होता है उपलब्धियां, और इसके ऑप्शन ये हैं ऑफ, अबाउट, फॉर, एट। बोस्ट के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन आती ऑफ, तो सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है ही, फिर ब्लैंक स्पेस है द बेल वाइल आई वाज राइटिंग लेटर, और इसके 4 ऑप्शन ये रहे रिंग, रैंग, वाज रिंगिंग, इज रिंगिंग।
यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है वाइल, और वाइल से जुड़ने वाला वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो वाइल के साथ कुछ सीक्वेंस ये रहता है कि वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आता है, तो बचा हुआ सेंटेंस हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन में लिखा हुआ है रैंग। अगला है वी शैल नॉट गो आउट इफ इट, फिर ब्लैंक स्पेस है और ऑप्शन ये रहे रेंस, रेनिंग, रेंड, हैज रेंड। इफ के साथ में रूल क्या होता है कि इफ से जुड़ने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, फिर बचा हुआ पोर्शन फ्यूचर टेंस में होता है। तो इफ के बाद में ब्लैंक स्पेस है जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना होगा। तो 4 ऑप्शन में से सही वाला कौन सा होगा? ए, रेंस। अगला क्वेश्चन है दे, फिर ब्लैंक स्पेस है द वर्क ए वीक एगो, और इसके ऑप्शन ये रहे फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, फिनिशिंग, कैन फिनिश। जिस वाक्य में एगो का प्रयोग होता है, लास्ट का प्रयोग होता है, स्टर्डे का प्रयोग होता है, तो ऐसे वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर शो कर रहा है ए ऑप्शन में, यानी हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा, फिनिश्ड। अगला है द बेबी, ब्लैंक स्पेस है सिंस मॉर्निंग। सिंस लगा करके, फॉर लगा करके अगर समय अवधि दी जाती है तो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन है क्राइज, हैज बीन क्राइंग, वाज क्राइंग और क्राइंग, जिसमें बिना किसी हेल्पिंग और इज एम आर वाज वर्ब के आईएनजी फॉर्म वर्ब में नहीं लग सकती है। तो क्राइंग तो सीधे सीधे गलत है, क्राइज इसलिए गलत है क्योंकि समय अवधि दी गई है, और वाज क्राइंग इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर समय अवधि वर्तमान की है। तो हैज बीन क्राइंग यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला है इफ आई हैड नोन दैट यू वर इन द हॉस्पिटल, आई ब्लैंक स्पेस है यू, और इसके ऑप्शन ये रहे वुड हैव विजिटेड, विल हैव विजिटेड, वुड हैव बीन विजिटेड, हैड विजिटेड। आप गेस करें इनमें से कौन सा सही होगा। मैं इसको समझा रहा हूँ। इफ से जुड़ने वाला सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है तो जो दूसरा पोर्शन आता है उसमें वुड हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो यहाँ पर वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ए ऑप्शन में है, सही जवाब होगा ए। अगला है इट ब्लैंक स्पेस सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है इज रेनिंग, विल बी रेनिंग, इज रेंड, हैज बीन रेनिंग। तो यहाँ पर भी सिंस या फॉर में से कुछ लगा करके समय अवधि दी गई, तो ये भी सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, बनेगा भरा जाएगा हैज बीन रेनिंग। तो सही ऑप्शन है डी। मोर देन एन आवर हैज पास्ड बट ही, और इसके बाद में ब्लैंक स्पेस है और इसके 4 ऑप्शन ये रहे डिड नॉट रिटर्न, हैज नॉट रिटर्नड, इज नॉट रिटर्निंग, हैड नॉट रिटर्नड। बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, समानपदीय संयोजक, और समानपदीय संयोजक में हमेशा पैरेलल चीजें आती हैं। जैसे बट से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो बट के बाद भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। इस बट के अनुसार और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड, सो, एट, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उनके साथ सेम रूल लागू होता है। तो यहाँ सही जवाब होगा बी, यानी हैज नॉट रिटर्न भरा जाएगा। अब आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे रहे हैं, उसको मैं समझा भी दे रहा हूँ, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे। दिस इज द इरा ऑफ साइंस, ये विज्ञान का युग है। साइंस हैज मेड मैनी इन्वेंशंस टू मेक अवर लाइफ फास्टर, विज्ञान ने बहुत से आविष्कार किए जिससे कि हमारी जिंदगी और भी अधिक तेज हो गई है। एरोप्लेन इज वन ऑफ देम, उनमें से हवाई जहाज एक है। द एरोप्लेन्स लैंड एट एयरपोर्ट्स, हवाई जहाज हवाई अड्डों पर उतरते हैं। इन इंडिया देयर आर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, भारत में 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। एंड 89 अदर स्मॉल एयरपोर्ट्स आर एरोड्रम्स, और 89 अन्य छोटे हवाई अड्डे हैं। एट दिल्ली देयर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। एट मुंबई इट्स नेम इज सांता क्रूज, मुंबई में इसका नाम सांता क्रूज है। एंड एट कोलकाता इट्स नेम इज दमदम, और कोलकाता में इसका नाम दमदम है। एट चेन्नई इट्स नेम इज मीनाम्बकम, और चेन्नई में इसका नाम मीनाम्बकम है। सम मेजर एरोड्रम्स आर एट पटना, वाराणसी, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलोर एटसेट्रा। इन आवर
कंट्री एयर इंडिया कवर्स द इंटरनेशनल एयर सर्विस एंड इंडियन एयरलाइंस कवर्स द इंटरनल एयर सर्विस। कुछ अन्य हवाई अड्डे पटना, बनारस, अहमदाबाद, लखनऊ, बंगलोर आदि में हैं। हमारे देश में एयर इंडिया से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं और राष्ट्रीय यानी भारतीय सेवाएं कवर की जाती हैं। इंटरनल सर्विस इज आल्सो हेल्प्ड बाई वायुदूत सर्विस, और आंतरिक सेवाएं यानी देश के अंदर जो हवाई उड़ान होती है वो वायुदूत भी कवर करता है। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हाउ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स हैं? ऑप्शन है 4, 89, 1, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा ए वाला 4। दमदम एयरपोर्ट इज एट। दमदम हवाई अड्डा कहाँ है? और इसके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसमें सही आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट है सांता क्रूज इज एट। सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है? इसके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ये कहाँ है? ये मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज दिस सेंटेंस, और ब्लैंक स्पेस है और इसके ऑप्शन है मीन, मीन्स, मीनिंग, हैज़ द मीनिंग। तो यहाँ पर क्या होगा? आप देख रहे हैं हम यहाँ पर सेंटेंस में डज लिखा है, तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा, जो सही ऑप्शन में ए वाला है। अगला है जॉन ब्लैंक स्पेस टेनिस वंस और ट्वाइस ए वीक, और इसके ऑप्शन है प्ले, प्लेज, प्लेइंग, हैव प्लेड। यहाँ पर लिखा है वंस और ट्वाइस ए वीक। इसका मतलब ये है कि ये उसकी हैबिट है, और हैबिचुअल फैक्ट्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है, इसलिए प्ले का प्रयोग नहीं हो सकता है, सही आएगा प्लेज। अगला है ही ब्लैंक स्पेस इन म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड, और इसके ऑप्शन है इज इंटरेस्टेड, वाज इंटरेस्टेड, हैज़ इंटरेस्टेड, हैज़ बीन इंटरेस्टेड। इज इंटरेस्टेड भी हो सकता था अगर यहाँ सिंस चाइल्डहुड ना दिया होता, लेकिन सिंस चाइल्डहुड है, इसका मतलब यहाँ पर ड्यूरेशन आ गई, इसलिए सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। लेकिन जो वर्ब दी गई है वो वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आती। कुछ लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जो कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम पर प्रयोग नहीं हो। आईएनजी फॉर्म तो लग सकता है लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ सही आंसर होगा डी वाला, हैज़ बीन इंटरेस्टेड। अगला है ही केम एंड सेट ब्लैंक स्पेस है मी, प्रीपोजिशन वर्ब और ऑप्शन ये रहे अवे, फ्रॉम, बिसाइड, बिसाइड्स, और यहाँ पर सही आंसर होगा बिसाइड। अगला है इट वाज ब्लैंक स्पेस डार्क, तो वाज लिखा है तो ऑप्शन ये है गेट, गेटिंग, गॉट, इज गेटिंग। अब वाज लिखा तो इज गेटिंग तो हो ही नहीं सकता है, वाज लिखा तो गेट भी नहीं हो सकता, गॉट भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? सही आंसर है बी वाला, गेटिंग। अगला है कीप टू द लेफ्ट, इसको पैसिव वॉइस में करना है। कीप टू द लेफ्ट में कीप वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में है, और इंट्रांसिटिव वर्ब अगर है तो इसका पैसिव वॉइस करते समय हमें इस वर्ब को पैसिव वॉइस नहीं करना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। लेट द लेफ्ट बी केप्ट, वन शुड कीप टू द लेफ्ट, यू आर एडवाइज टू कीप टू द लेफ्ट, लेफ्ट शुड बी केप्ट। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, लेट द लेफ्ट बी केप्ट, ये नहीं हो सकता है। और बी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि बी ऑप्शन एक्टिव वॉइस में ही बना रहा है, वन शुड कीप टू द लेफ्ट ये एक्टिव वॉइस में। लेकिन सी ऑप्शन सही, यू आर एडवाइज टू कीप टू द लेफ्ट, तो सही आंसर होगा सी। अगला है ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन कंपैरेटिव, और इसके ऑप्शन ये है ही इज मोर ऑनेस्ट देन एनी पर्सन, ही इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर पर्सन, नो अदर पर्सन इज एज ऑनेस्ट एज ही इज, ही इज नॉट लेस ऑनेस्ट देन अदर। अगर सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में दिया है हमारे क्वेश्चन में, तो उसका जब कंपैरेटिव करेंगे तो हम जानते हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट सेम होता है, तो ही से ही शुरू करेंगे, यानी सी ऑप्शन तो हमारा तुरंत ही गलत हो गया है। तो शुरुआत होगी ही, वही सब्जेक्ट वर्ब रहेगी ही इज, और द मोस्ट ऑनेस्ट लिखा है, इसका कंपैरेटिव करेंगे तो बनेगा ही इज मोर ऑनेस्ट। फिर लिखा है पर्सन, पर्सन से पहले देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे, तो ये मिल रहा है हमें बी ऑप्शन में, ही इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर पर्सन। अगला है ही सेड टू मी प्लीज लैंड मी योर पेन,
और इसके ऑप्शन ये है ही रिक्वेस्टेड दैट लैंड हिम माई पेन। नेक्स्ट है ही रिक्वेस्ट मी टू लैंड हिम माई पेन, ही रिक्वेस्ट मी टू लैंड माई पेन। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए वाला तो तुरंत ही गलत है क्योंकि उसमें दैट का प्रयोग किया गया है। और बी ऑप्शन में रिक्वेस्टेड सही है, रिक्वेस्टेड तक सही है, और सी में भी रिक्वेस्टेड मी तक सही है, और टू लैंड भी वैसे लिखे गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर थोड़े से डिफरेंस हैं, जैसे हिम हो गया क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन का क्वेश्चन में लिखा है तो कर्ता के अनुसार हो जाएगा हिम, जबकि सी ऑप्शन में माई लिखा है इसलिए गलत हो गया। तो सही आंसर होगा बी। अगला है द फर्स्ट स्पीच इज कॉल्ड, प्रथम भाषण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मैडन, नॉवेल, एक्सटेम्पोर, ऑब्सोलेसेंट। तो इसका सही आंसर होगा मैडन। नॉवेल जानते होंगे, उपन्यास होता है, एक्सटेम्पोर होता है बिना पूर्व तैयारी का दिया हुआ भाषण होता है, और ऑब्सोलेसेंट होता है अप्रचलित कोई चीज जो प्रयोग में ना लाई गई हो। नेक्स्ट है इक्लिप्स ऑफ द मून इज कॉल्ड, इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। चंद्रमा के ग्रहण को क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स, वीनस इक्लिप्स, जुपिटर इक्लिप्स। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ल्यूनर इक्लिप्स। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड इज कॉल्ड, अविवाहित की स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन है पॉलीगैमी, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, सेलिबेसी। पॉलीगैमी तो होता है बहुविवाह, यानी हैविंग मार्शल रिलेशनशिप विद मोर देन वन। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है मानव प्रेमी, मिसैंथ्रोपिस्ट होता है मनुष्य नफरत करने वाला, सेलिबेसी होता है ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी, सेलिबेसी। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ दार्जिलिंग ग्रोज टी, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस करना है और इसके ऑप्शन ये रहे टी इज ग्रोन बाय दार्जिलिंग, टी इज ग्रू इन दार्जिलिंग, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, टी इज ग्रोन एट दार्जिलिंग। तो यहाँ पर पहला वाला भी सही हो सकता है, लेकिन दार्जिलिंग कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, दार्जिलिंग एक जगह का नाम है जिस एरिया में चाय उगाई जाती है। तो इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनना चाहिए टी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इज वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रोन, और दार्जिलिंग का को जो बाद में ले आएंगे तो हो जाएगा इन दार्जिलिंग। तो ये इसमें के आधार पर मिल रहा है सही आंसर सी वाला, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। अगला है आई एडमायर हर बिकॉज सी इज ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस करना है और ऑप्शन ये रहे हर ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय मी। नेक्स्ट है आई एडमायर हर ऑन अकाउंट ऑफ हर ब्यूटी एडमायर्स मी, आई एम एडमायर्ड बाय हर ब्यूटी। तो इसे आपको करना है सिंपल सेंटेंस, जो दिया गया है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब होती हैं, सिंपल सेंटेंस में अधिकतम और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, और एक फाइनाइट वर्ब तो सभी में की गई है। तो क्या सभी सही हो गए? ऐसा नहीं है। जैसे डी ऑप्शन शुरू करते हैं आई एम एडमायर्ड बाय हर ब्यूटी, मेरी ही तारीफ की जाती है इसलिए गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो क्यों गलत है, हर ब्यूटी एडमायर्स मी, उसका सौंदर्य मेरी तारीफ करता है, इसलिए ये तो दो गलत हो गए। अब बचे ए और बी, इसमें ए को पहले देखते हैं हर ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय मी, पैसिव वॉइस किया गया लेकिन ये भी सही हो सकता है। बी वाला भी देख लेते हैं आई एडमायर हर ऑन अकाउंट ऑफ हर ब्यूटी, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ उसके सौंदर्य की वजह से। अब ऐसे ही कुछ ऊपर भी लिखा है आई एडमायर हर, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ बिकॉज सी इज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो सुंदर है। और ए ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ए ऑप्शन में नॉर्मली बात कह दी गई कि उसकी सौंदर्य की प्रशंसा मेरे द्वारा की जाती है, लेकिन बी ऑप्शन में क्वेश्चन के आधार पर कह रहा है कि मैं उसके सौंदर्य की वजह से उसकी प्रशंसा करता हूं। तो सही आंसर होगा बी। अगला है ही कैन नॉट सक्सीड विदाउट योर हेल्प, इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स करना है, ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में दिया गया है और इसके ऑप्शन ये रहे हेल्प हिम एंड ही विल सक्सीड, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू हेल्प हिम, योर हेल्प विल सक्सीड हिम, ही विल बी सक्सेसफुल बाय योर हेल्प। तो इन चार ऑप्शन में से दिए गए क्वेश्चन के आधार पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एंड का प्रयोग नहीं होता, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ए ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया। सी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर टोटल एक ही फाइनाइट वर्ब दी गई, और डी ऑप्शन में भी एक ही फाइनाइट वर्ब है विल बी,
तो इसलिए नॉर्मली ऐसे ही पता चल गया कि यहाँ पर सही जवाब है बी वाला, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू हेल्प हिम। अगला है द सन हैज़ नॉट ब्लैंक स्पेस है एट, और ऑप्शन ये है राइज, राइजेज, राइजन, रोज। तो हैज लिखा है तो सीधे सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म लिखी है सी ऑप्शन में, राइजन। अगला है सी परसिस्टेड ब्लैंक स्पेस डिसरिगार्डिंग माई एडवाइस। परसिस्ट के साथ में प्रीपोजिशन आपको शायद पता होगी, मैं आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ, इन, ऑन, ऑफ, फॉर। परसिस्ट साथ हमेशा प्रीपोजिशन आती इन। अगला क्वेश्चन है वी मे बी डिसएग्री ब्लैंक स्पेस है हिम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है टू, विद, ऑफ, फॉर। डिसएग्री के साथ में विद और टू दोनों आते हैं। टू आता है तब जब प्रस्ताव होता है, प्रपोजल होता है, और विद आता है तब जब पर्सन होता है। तो यहाँ पर हिम पर्सन के रूप में लिखा गया है, इसलिए प्रीपोजिशन बन जाएगी विद। सही आंसर होगा बी वाला। अगला है आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज रिकवरी ब्लैंक स्पेस है इलनेस। तो रिकवरी के साथ में प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, ऑप्शन देखते हैं, ऑफ, बाई, फ्रॉम, टू। रिकवरी का मतलब ठीक होना, बीमारी से ठीक होना, तो प्रीपोजिशन आएगी फ्रॉम। अगला है ही इंसिस्टेड ब्लैंक स्पेस गोइंग देयर। ऑप्शन ए टू, फॉर, ऑन, एट। इंसिस्ट साथ में हमेशा प्रीपोजिशन आती ऑन, तो सही आंसर है सी। अगला है इट इज हार्ड टू गेट एक्सेस ब्लैंक स्पेस द प्रिंसिपल। ऑप्शन है टू, ऑन, बाई, फॉर। तो यहाँ पर एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, और इसके साथ में प्रीपोजिशन आती है टू, एक्सेस, अप्रोच, एक्सीड। अगला है हिज फादर डील्स ब्लैंक स्पेस डायमंड, और यहाँ पर ऑप्शन है इन, एट, बाई, विद। तो डील्स के साथ में विद भी आता है और इन भी आता है। डील का मतलब बर्ताव करना होता है, और डील का मतलब व्यापार करना भी होता है। जब डील का मतलब किसी व्यक्ति के साथ बर्ताव करना होगा तो प्रीपोजिशन बन जाएगी विद, और जब किसी व्यवसाय की बात कर रहे होंगे तो डील के साथ प्रीपोजिशन आएगी इन। तो सही आंसर होगा इन। नेक्स्ट है ही हैज ब्लैंक स्पेस द राइट करियर, और ऑप्शन ये रहे चूज, चूज, चोजन, बीन चूजन। तो हैज लिखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो कि सी ऑप्शन में लिखी गई है। अगला है इफ इट रेन्स द मैच ब्लैंक स्पेस कैंसिल्ड। ऑप्शन ए रहे वुड बी, विल बी, विल और वुड। इफ के साथ जुड़ने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो बचा हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, लेकिन पैसिव वॉइस में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई ऊपर कैंसिल्ड, आपको केवल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भरनी है। तो वुड भी तो हो नहीं सकता है, विल भी आ जाएगा, तो सही आंसर होगा बी। अगला है द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ब्लैंक स्पेस स्विमिंग। ऑप्शन है ये रहे फॉर, ऑफ, ऑफ, विद। तो यहाँ फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन आती ऑफ। नेक्स्ट है वी रीच्ड ब्लैंक स्पेस दिल्ली, और इसके ऑप्शन ये रहे ऑन, फॉर, टू और नो प्रीपोजिशन। रीच के साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, तो सही आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है ही इज ब्लैंक स्पेस एयर टू द थ्रोन। ऑप्शन ये रहे ए, एन, द, नो आर्टिकल। एयर का उच्चारण एच को साइलेंट करके किया जाता है, एयर पढ़ते हैं, और एयर वावल से उच्चारण हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। अगला है ही गोज टू ब्लैंक स्पेस सेम स्कूल। ऑप्शन ये रहे ए, एन, द और नो आर्टिकल। तो यहाँ पर आएगा द, क्योंकि पर्टिकुलर अगर होता है तो डिफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सेम का प्रयोग किया गया है, दैट इज नोन टू द पर्सन ऑलरेडी, इसलिए द का प्रयोग होगा। अगला है यू आर एलिजिबल ब्लैंक स्पेस द पोस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ये रहे टू, फॉर, बाई, विद। एलिजिबल के माने होता है योग्य, जिसके साथ प्रीपोजिशन आती है हमेशा फॉर। नेक्स्ट है द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम कन्नौज टू कानपुर इज 83 रुपीज़, और ऑप्शन ये रहे फेयर, फेयर, फार, नन ऑफ देम। तो इनमें से हम बात कर रहे हैं कन्नौज से कानपुर तक का किराए की, और किराए के लिए बी वाला ऑप्शन आएगा। FAIR फेयर माने अच्छा होता है, मेला होता है और सुंदर होता है, और दूसरा जो फेयर लिखा है ये किराया होता है।
रेंट माने भी किराया होता है, लेकिन वो लगान का होता है, मकान दुकान का किराया होता है। और हायर का मतलब भी होता है किराया, वो जब हम कोई चीज़ किराए पर करके लाते हैं, भाड़े पर लेकर आते हैं, तो उसको हायर कहते हैं। वैसे यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बी। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कवर किए, और अगले वीडियोस में धीरे धीरे करके कुछ MCQ शामिल करते चले जाएंगे। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.